हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विटामिन्स। आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले विटामिन्स के निमोनिक्स, कैसे निमोनिक्स याद किए जाते हैं। उसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन और उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन करेंगे। तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये फैट सॉल्युबल और ये वाटर सॉल्युबल क्या है। तो सिंपल समझ लीजिए, जो हमारा विटामिन है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक है जो फैट में सॉल्युबल होता है, उसको फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं, और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो याद कैसे करेंगे। याद करने का बहुत ही इजी ट्रिक है, सिंपल। WBC तो आपने ही सुना ही होगा, WBC। तो W हो जाएगा वाटर सॉल्युबल के लिए, और इसमें कौन कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B और विटामिन C। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि हमारा जो पानी में घुलने वाला है, जो पानी में घुलनशील है या वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वो कौन कौन सा है, विटामिन B और विटामिन C। इसके अलावा जो भी है वो सभी क्या है, तो फैट सॉल्युबल है। ठीक है, तो और बाकी कौन कौन सा बच गया, तो मैंने ऐसे याद किया है ADEK, ये क्या हो गया, फैट सॉल्युबल है। तो सिंपल समझ में आ जाएगा, फैट सॉल्युबल ADEK है और वाटर सॉल्युबल क्या है, BC है। ठीक है, अब इसके अंदर और थोड़ा घुसते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जो विटामिन है ABCDEK, उसका नाम क्या क्या है, साइंटिफिक नेम इसको कहते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। इतने तरह के विटामिन हमने पढ़ा। ठीक है, इसका एक कोड याद रख लीजिए। कोड क्या है, तो रथ एक टॉफ़ी, क्या, तो ऐसे में ला लीजिए, रथ एक टॉफ़ी। रथ और एक टॉफ़ी से आपका पूरा ADEK तक हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो क्या है, रथ आर से क्या होता है, रेटिनोल, RETINOL, ये विटामिन A के लिए हो जाएगा। था, क्या था दूसरा को, था, इसका क्या हो जाएगा, थायमीन, ये किसके लिए हुआ, तो विटामिन B के लिए हो जाएगा। तीसरा क्या है, एक, तो ए से क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये किसके लिए हो जाएगा, विटामिन C के लिए हो जाएगा। रात एक का के से क्या होता है, तो कैल्सीफेरोल, ये किसके लिए हो जाएगा, विटामिन D के लिए हो जाएगा। उसके बाद क्या था, रत एक तो से क्या हो जाएगा, टोकोफेरोल, ये किसके लिए है, विटामिन E के लिए है। तो रत एक फी किसके लिए हो जाएगा, फाइलोक्यूनॉन। ठीक है, फाइलोक्यूनॉन विटामिन के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली याद कर सकते हैं, किससे, रत एक टॉफ़ी से। तो विटामिन के वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम तो हम समझ गए। अब ओवरऑल जो बीमारी होता है विटामिन ABCDEK का, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उसका हम निमोनिक्स कैसे याद करेंगे, तो देखिए, अगर इंग्लिश में याद करना है तो ऐसे याद रखिए, नाइट में वेरी सारे इंटरनेट ब्लास्ट करते हैं, क्या, नाइट में वेरी सारे इंटरनेट ब्लास्ट करते हैं। अगर हिंदी में याद करना है तो रब सारे बचपन में रक्तदान करते हैं, कौन, रब। तो हिंदी वाला ज़्यादा ईजी है, पहले हिंदी वाला समझा देते हैं, क्या बोली, ऐसे याद रखिए, रब सारे बचपन में रक्तदान करते थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, आर से क्या हो जाएगा, तो रतौंधी, बा से क्या हो जाएगा, बेरी बेरी, सा से क्या हो जाएगा, स्कर्वी, रा से क्या हो जाएगा, रिकेट्स,
बचपन में बी आ जाएगा तो उसका हो जाएगा बांझपन। और रक्तदान का क्या हो जाएगा? तो रक्तस्राव। मतलब विटामिन ए से रतौंधी होती है, विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई से बांझपन, बचपन, बांझपन मिलता है ना। तो बांझपन मतलब इनफर्टिलिटी होता है। और विटामिन के ब्लीडिंग, विटामिन के जिसके कारण रक्तस्राव होता है, जिसको हम इंग्लिश में ब्लीडिंग कहते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। रब सारे बचपन में रक्तदान करते थे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं विटामिन बी में। विटामिन बी कितने तरह का होता है? तो मेनली विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 कितने तरह का हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो भूल जाएंगे। तो देखिए, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 4, 8 और 10, 11 नहीं है। तो ऐसे याद कर लीजिए, 4 का दुगना 8, 8 में 2 से जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। इतना नहीं है, बाकी सब है। अब तो चलिए इसका साइंटिफिक नेमिंग करते हैं। सबसे पहले कितना तरह का होता था? 8 तरह का विटामिन है, तो उसको कैसे याद करेंगे? थारी निक्की। देखिए, ये जो थारी है ना, ये तुम्हारा का, ये राजस्थानी में थारी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि होली हो रहा है, उसमें किसी को निक्की जो लड़की है वो बैलून मार दी। ठीक है, तो वो लड़की उसके पेरेंट्स को कैसे कंप्लेन करेगी? तो थारी निक्की पैंत पर बलून फेंकी, सुन लो, ऐसा कहेगी। तो कैसे होगा इसका? विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 रिबोफ्लेक्सिन या रिबोफ्लेविन, निक्की, विटामिन B3 निकोतिनामाइड, पैंथ, विटामिन B5 पेंटोनिक एसिड। ठीक है, यह पेंटोफेनिक एसिड। पर पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। बलून, विटामिन B7, इसका क्या हो जाएगा? बायोटीन। विटामिन B9 फेकी, फोलिक एसिड। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। ये मेनली जो विटामिन B12 है वो कोबाल्ट का बना हुआ होता है। तो कितना इजी हो गया? थायमीन, रिबोफ्लेविन, निकोतिनामाइड, पेंटोफेलिक एसिड, पायरिडोक्सिन, बायोटीन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामीन। ठीक है, तो B1 से B12 तक तो ये साइंटिफिक नेम हो गया। अब इसका डिजीज, इससे रिलेटेड डिजीज, तो कैसे हम इसको याद करेंगे? तो मान लीजिए कि कोई ये बेरी का प्लेग्राउंड है, उसमें आंटी जा रही है और उनको चोट लग गया, चोट लगने से ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये अगर कहानी रहेगा तो इजी हो जाएगा। जैसे कि बेरी की प्लेग्राउंड में बॉल आंटी पर लगी और ब्लीडिंग हुई। तो इंग्लिश में लिख देती हूँ, ब्लीडिंग हुई। ठीक है, तब इसको कैसे याद रखेंगे? विटामिन B1 बेरी, यहाँ क्या है? बेली की से क्या हो जाएगा? काइलोसिस। विटामिन B2 प्लेग्रा, विटामिन B3। बॉल लगी तो बॉल वाइट क्या हो जाता है? विटामिन B5। विटामिन B6 एंटी एनीमिया। विटामिन B7 पर पैरालिसिस, लकवा। ठीक है, अब क्या है? लगी और ब्लीडिंग हुई।
तो विटामिन बी और B9 और B12 दोनों में ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो ब्लीडिंग डिफिशियंसी होती है। तो इस तरह से हम इसको ईजिली याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार पूरा ये शुरू से अंत तक डील करते हैं। विटामिन, इसको डिस्कवर किसने किया था? फंक ने किया था। ये दो तरह का होता है, विटामिन वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल को हमने कैसे याद किया था? WBC, जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी होता है। और विटामिन ADE फैट सॉल्यूबल होता है, ठीक है। अब जो वाटर सॉल्यूबल होता है वो विटामिन स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो वाटर के साथ सॉल्यूबल होकर बाहर निकल जाता है, तो यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। लेकिन जो फैट सॉल्यूबल है हमारे शरीर में आसानी से स्टोर हो जाता है। और ये कहाँ स्टोर होता है? तो फैटी टिश्यू में। तो ये जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है हमारे शरीर में ज़्यादा दिनों तक रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब डिस्कशन करते हैं विटामिन A, D, E, K के बारे में। सबसे पहले विटामिन ए दो सोर्सेस से आता है, एक तो एनिमल और दूसरा प्लांट। एनिमल से आएगा तो उसको कहेंगे रेटिनॉल, जो इसका साइंटिफिक नेम है, क्योंकि हमें तो मेनली एनिमल के बारे में ही पढ़ना है। और दूसरा जो प्लांट से आएगा उसको कहते हैं कैरोटिनॉइड। ये जो कैरोटीन है ना, ये ज़्यादातर कैरोट में देखने को मिलता है, इसलिए इसको कैरोटिनॉइड कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है हमारे मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती देना तथा ताकत देना। ये खून में कैल्शियम को संतुलन बनाए रखता है। याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। विटामिन ए जो है ना, वो कैल्शियम को संतुलित बनाने में हेल्प करता है। इसकी कमी से क्या होगा? तो रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस, या एक और नाम है इसका जिसको कहते हैं लिख देती हूँ, निक्टालोपिया, ठीक है। ये दोनों इसके कारण होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर इसका मुख्य स्रोत कहें तो वो है दूध, अंडा, पनीर, सब्जी। ये हमारे बालों को भी स्वस्थ रखता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आते हैं विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। रेटिनॉल एनिमल से आता है और बीटा कैरोटीन प्लांट से आता है, ठीक है। विटामिन बी बार बार क्यों आ जा रहा है? विटामिन ए ये एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है और इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होता है। हमें इसे डाइट के रूप में लेना पड़ता है, ठीक है। विटामिन ए क्या है? हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। अब इसका फंक्शन क्या है? तो नॉर्मल विजन में, रिप्रोडक्शन में, सेल और टिश्यू के ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन में, इम्यून सिस्टम में, हमारा मेटाबॉलिज्म भी सही करता है और ब्लड बनने में भी हेल्प करता है हेमेटोपोइसिस में, ठीक है। तो अभी तक हमने विटामिन ए के बारे में क्या पढ़ा? तो ये एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है। ये हमारे विजन में, रिप्रोडक्शन में, सेल ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन में, इम्यून सिस्टम में, मेटाबॉलिज्म में और हेमेटोपोइसिस में हेल्प करता है। अब इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा? तो पहले तो ये कहाँ से आता है, इसके सोर्स देखते हैं। तो एनिमल सोर्स मेनली कहाँ से आएगा? तो डाइट लेंगे, तो डाइट में हमें क्या मिलेगा? रेटिनॉल मिलेगा, जिसका जो मेन फॉर्म होता है रेटिनॉल का वो है रेटिनाइल पाल्मिटेट। एग्जाम्पल कौन सा है एनिमल से मिलने वाला? तो लीवर और किडनी से आएगा, मिल्क या चीज़ से आएगा या अदर मीट से आएगा, ठीक है। प्लांट सोर्स, तो ये प्रोविटामिन ए कैरोटिनॉइड इसको कहते हैं, जो नेचुरली बहुत सारे फ्रूट या वेजिटेबल से आता है। मेनली येलो ऑरेंज फ्रूट। येलो ऑरेंज फ्रूट बताया था ना, क्या है? तो हमारा पम्पकिन, स्क्वैश, स्वीट पोटैटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कार्ड, स्पिनच, ब्रोंकी, ये सबसे मेनली हमें ज़्यादातर मिलता है। अब ये जो कैरोटिनॉइड है ना, इसका भी 3 फॉर्म होता है, अल्फ़ा, बीटा और क्रिप्टोजैंथीन। ये जो बीटा है वो मोस्ट एबंडेंट कैरोटिनॉइड है जो विटामिन ए में पाया जाता है, इसलिए बीटा कैरोटिनॉइड ऊपर पढ़े थे।
अल्फा कैरोटीन और जो क्रिप्टोजैंथीन है ये लो बायोएक्टिव विटामिन ए है। अब टू इसेंशियल मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन ए, कौन कौन सा 2 इसेंशियल मेटाबोलाइट होता है विटामिन ए का? तो पहला ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। क्या? ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड ये फॉर्म होता है विटामिन ए का जो रिक्वायर होता है सेल के ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, ये मोस्ट बायोएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए है। ये क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट बायोएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। ठीक है, ट्रांस रेटिनोइक एसिड मोस्ट बायोएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए है जो सेल के ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन में हेल्प करता है। अगला है 11 सीस ट्रांस रेटिनॉल, ये विजन में काम आता है। ये क्वेश्चन अब बहुत बार आया, विजन में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? तो 11 सीस ट्रांस रेटिनॉल। इसका फंक्शन क्या है? तो ये राइट एब्जॉर्बिंग क्रोमोफोर है। ठीक है, इसका केमिकल ग्रुप कहाँ से आता है? तो ए जो ग्रुप से आता है और ये विजुअल पिगमेंट में हेल्प करता है रोडोप्सिन और किसमें? तो लोडोप्सिन में। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है? ये राइट एब्जॉर्बिंग क्रोमोफोर है। ठीक है, विटामिन ए डिफिशियंसी और एक्सेस से क्या होगा? तो ये डिपेंड करता है अर्ली डिफिशियंसी हुआ है कि लेट डिफिशियंसी हुआ है। देखिए इसमें क्या है, विदाउट स्पॉट दिखेगा यहाँ पर, यह स्पॉट आपको दिख रहा है, ये विदाउट स्पॉट है। ये हाइपर पिगमेंटेशन के कारण दिखता है जो विटामिन ए में देखा जाता है। एडवांस जीरोप्थेल्मिया विथ एन ओपेक डल कॉर्निया डैमेज टू द आइरिस। यहाँ पर देखिए आइरिस डैमेज हो गया है, क्यों? तो एडवांस जीरोप्थेल्मिया के कारण। और ये हमारा रिकवरी ऑफ द पेशेंट है जीरोप्थेल्मिया विथ परमानेंट आई लेसन। रिकवरी तो हो गया लेकिन इसमें हमेशा के लिए क्या रह गया? तो लेसन रह गया। ठीक है, विटामिन ए डिफिशियंसी एंड एक्सेस न्यूबॉर्न और नियोनेट्स में क्या होता है? ये मेनली लो विटामिन ए मेनली प्रेजेंट होता है न्यूबॉर्न और नियोनेट्स में। कहाँ कहाँ पर? प्लाज्मा, लीवर या एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में एज कंपेयर टू एडल्ट। एडल्ट के कंपेरिजन में न्यूबॉर्न या नियोनेट्स में लो लेवल ऑफ विटामिन ए प्रेजेंट होता है। डेवलपिंग कंट्री में ऐसा क्यों होता है? तो लो इनटेक, बहुत कम खाते हैं वो लोग विटामिन ए, या विटामिन ए डिफिशियंसी मेनली कॉमन होता है डेवलपिंग कंट्री में। ठीक है, अब प्लाज्मा लेवल देखिए रेटिनॉल का कितना किसको ज़रूरत होता है। बच्चा में 20 से 50 रहना चाहिए। चाइल्ड में जो 4 से 8 साल का है 1.19 होना चाहिए। एडोलसेंस में जो 9 से 13 साल के हैं, बॉय में 1.4 और गर्ल में 1.3। ये देखिए 4 से 8 साल तक बॉय और गर्ल में सेम है, लेकिन 9 साल के बाद बॉय और गर्ल में अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला आपको रेशियो याद करना ज़रूरी है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि डिफिशियंसी है कि एक्सेस है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है ये जो विटामिन ए है वो डाइट से हमें मिलता है। तो प्री टर्म या लो बर्थ वेट में ऐसे तो नियोनेट्स में ऑलरेडी विटामिन ए की कमी होती है, और अगर वो प्री टर्म हो या लो बर्थ वेट हो तो उनमें जो विटामिन ए है वो बहुत ही कम होता है। और किसका कंसंट्रेशन कम होता है? तो प्लाज्मा रेटिनॉल का कंसंट्रेशन कम होता है। और किस किस में कमी हो सकता है? तो जो चिल्ड्रेन मेल न्यूट्रिशन है, मतलब जिनमें स्पेशली प्रोटीन जिनको कम मिलता है, उनमें भी विटामिन ए की डिफिशियंसी देखी गई है, क्योंकि जो इनको ये सिंथेसिस करता है ना रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन से, वो इम्पेयर हो जाता है। इन्फ्लामेशन मेनली अगर रिड्यूस लेवल ऑफ प्लाज्मा रेटिनॉल है तो या रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है तो उसके कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो किसके किसके कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है? प्लाज्मा रेटिनॉल का लेवल रिड्यूस हो जाने के कारण, सिंथेसिस ऑफ रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन की कमी हो जाने के कारण, या थायराइड हार्मोन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की कमी हो जाने के कारण मेनली इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जो मिमिक करता है विटामिन ए की तरह। ठीक है, लेकिन ये विटामिन ए की तरह मिमिक करता है, लेकिन फिर भी विटामिन ए सप्लीमेंट कर लेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। जैसे कि एलिवेटेड सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी इंडिकेशन होता है
इन्फ्लामेशन का, मीजल्स जो एक्यूट इन्फेक्शस डिजीज प्रोसेस से होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से होता है। तो क्या ये सही हो जाएगा विटामिन ए के सप्लीमेंट लेने से? नहीं, इसमें ये सब शो करेगा कि आरबीपी का सिंथेसिस कम हो गया, थायराइड हार्मोन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कम हो गया, प्लाज्मा रेटिनॉल कम हो गया, लेकिन ये विटामिन ए के सप्लीमेंट से सही नहीं होगा। अब पढ़ते हैं जो ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड है, ये आपको ऊपर ही बताया था एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन ए का, जो रेगुलेट करता है जीन के फंक्शन को। और ये क्या करता है, तो ये फंडामेंटल बायोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, जैसे कि सेल डिवीजन, सेल डिफ्रेंसिएशन, सेल डेथ। ठीक है, ये जो विटामिन ए है इसका एक फॉर्म होता है रेटिनल। अल क्या का डिनोट करता है, तो अल्डिहाइड फॉर्म को। ठीक है, ये क्रिटिकल रोल निभाता है नॉर्मल विजन में। ठीक है, अगर विजन की बात आए तो उसमें रेटिनोइक एसिड आप नहीं बोलिएगा, रेटिनल बोलिएगा। ठीक है, दो तरह का फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है रेटिना में, रॉड और कोन। रॉड में कौन सा प्रोटीन होता है? रोडोप्सिन। कोन में एडोप्सिन। रोडोप्सिन लो लाइट को इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है, कोनोप्सिन डिफरेंट कलर को डिटेक्ट करता है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या विटामिन ए में बीमारी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले विटामिन ए के नेम, उसके जो सिनोनिम्स, उससे रिलेटेड जो नेम आता है, जैसे कि रेटिनोल, ये विटामिन ए का दूसरा नाम है। इसको प्रो विटामिन ए प्लांट पिगमेंट भी कहते हैं। तो प्रो विटामिन ए प्लांट पिगमेंट में कौन कौन सा आ जाएगा? अल्फा, बीटा, गामा, कैरोटीन, और कौन सा है तो क्रिप्टोजैंथीन। ये पार्शियल रेटिनॉल एक्टिविटी इसमें होता है। ठीक है, तो नेम और सिनोनिम समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। हीट में ये स्टेबल होता है। डिस्ट्रॉय कैसे होता है, तो ऑक्सीडेशन करने पे या ड्राई करने पे। अगर इसके ऑब्जर्प्शन की ज़रूरत है तो बाइल की ज़रूरत होगी। यह स्टोर होता है लीवर में और प्रोटेक्ट किया जाता है विटामिन ई के द्वारा। ठीक है, बायोकेमिकल, तो विजन में हमें कौन सा चाहिए, तो पहले विजन में हमें इसका ज़रूरत होता है। क्यों, तो रोडोप्सिन और आइडोप्सिन के सिंथेसिस के लिए। ग्रोथ में रिप्रोडक्शन, एम्ब्रॉनिक, फीटल डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट और इम्यून सिस्टम में इसका ज़रूरत होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो कितनी बीमारियां होती है, तो सबसे पहले जो इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी में आता है वो है निक्टाइलोपिया। मतलब जिसको विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी ना, उसको डीम लाइट में दिखाई नहीं देगा। फोटोफोबिया, लाइट से सेंसिटिव होंगे। जीरोप्थेल्मिया, ड्राई आई हो जाता है। इसमें आई है जो टीयर प्रोड्यूस नहीं करता है। विदाउट स्पॉट, दिखाए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, आई में क्या हो जाएगा, स्पॉट दिखेगा। कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाता है कंजक्टिवा में। कीटोमैलेशिया, जो हमारा कॉर्निया है उसमें थिकनेस ये पतला हो जाता है। ब्लाइंड हो जाएगा बंदा। उसके बोन के इपिफेशियल में फॉर्मेशन में डिफ़िकल्टी आएगी। टूथ इनामल में डिफेक्ट होगा। केराटिनाइजेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होंगे। ग्रोथ रिटार्ड करेगा। ये इन्फेक्शन, अनीमिया, रिप्रोडक्टिव फेलियर और फीटल एब्नॉर्मलिटीज भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ पेशेंट में डायरिया भी होगा। अगर ये एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, तो भूख की कमी हो जाएगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगा, स्किन ड्राई, क्रैकिंग्स होने लगेंगे, जैसे ठंडा में होता है ना उस तरह। लीवर और स्प्लीन का इन्लार्जमेंट हो जाएगा। जो लॉन्ग बोन है उसमें पेन और स्वेलिंग आ जाएगी। बोन फ्रैगाइल हो जाएगा, इजली जो टूट जाता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। एलोपेशिया, टकले हो जाएंगे। कैरोटिनेमिया हो जाएगा और फीटल एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलता है। अब ये विटामिन ए आता कहाँ कहाँ से, तो लीवर, फिश लीवर ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट, एग और जो एग का येलो वाला पार्ट होता है ना वहाँ से। फोर्टिफाइड मारग्रेन, फोर्टिफाइड स्किम मिल्क, कैरोटिनॉइड फ्रॉम द प्लांट से कैरोटिनॉइड क्या क्या से, तो ग्रीन वेजिटेबल, येलो फ्रूट और वेजिटेबल से मिलेंगे। ठीक है, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी है या एक्सेस है, ये पता कैसे करेगा, तो इसके डायग्नोसिस से तो हम कौन कौन सा करते हैं, तो डार्क एडेप्टेशन टेस्ट करते हैं। डार्क में ले जाते हैं और देखते हैं कि वो
देख पाता है कि नहीं, ये सबसे अर्ली स्टेज को क्या करता है, एक्सेस करने में हेल्प होता है। 3 यूजफुल इंडिकेटर होता है डिटेक्ट करने के लिए विटामिन ए के स्टेटस को, जैसे कि कंजक्टिवल इम्प्रेशन साइटोलॉजी, रिलेटिव डोज रिस्पॉन्स और मॉडिफाइड रिलेटिव डोज रिस्पॉन्स। दूसरा में क्या है, डाइट हिस्ट्री देखा जाता है, जैसे कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर में कि कहीं वो लो इनटेक ऑफ विटामिन ए तो नहीं कर रहे हैं। प्लाज्मा रेटिनोल लेवल देखा जाता है, ठीक है। एपिडर्मियोलॉजी और प्यूबिक हेल्थ टिश्यू में विटामिन ए की डिफिशियंसी देखी जाती है। जीरोप्थेल्मिया देखा जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन से, डेली सप्लीमेंटेशन से, मतलब कि विटामिन ए डेली देंगे, कितना, 1500 माइक्रोग्राम, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया के लिए हम क्या देंगे, तो 1500 माइक्रोग्राम पर केजी की बेसिस से ओरली देंगे। 5 दिन तक फॉलो करेंगे, 5 दिन तक देंगे, उसके बाद उसको इंजेक्शन देंगे, ये 7500 माइक्रोग्राम विटामिन ए, ठीक है, इन द ऑयल, तब तक की रिकवरी ना हो जाए। प्री टर्म इन्फेंट के लिए क्या करेंगे, तो विटामिन ए के कारण रेस्पिरेटरी फंक्शन भी सही होता है और क्रोनिक लंग डिजीज से भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं हम और भी कौन कौन सा होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी और एक्सेस से। तो हाइपर विटामिनोसिस, ये क्रोनिक केस होता है जिसमें क्या होता है, लोग ज़्यादा विटामिन ए खाते हैं ना, तो उनमें हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। और विटामिन ए में कौन सा फॉर्म, रेटिनोल या रेटिनाइल ईस्टर, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण टॉक्सिसिटी होती है विटामिन ए में, जो एज ग्रुप को फॉलो करती है, मतलब कि चिल्ड्रन में 6000 से ज़्यादा और एडल्ट में 15000 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। इसके साइन और सिम्टम क्या हैं, तो इसमें हेडेक, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ड्राई स्किन, सेवरेजिक कुटेनियस लेसन, उसके बाद फिशरिंग एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, एलोपेशिया, बोन एबनॉर्मिटी, स्वेलिंग ऑफ द बोन, हेपेटोमेगाली एंड स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलेगा। दूसरा सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम ऑफ सीवियर कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन। ये मेनली इन्फेंट में देखने को मिलता है, जो कंज्यूम करती है थेरापीटिक डोज, मतलब कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो विटामिन लेती है ना थेरापीटिक डोज की तरह, जिसके कारण क्या होता है, इन्फेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये भी कब लिया जाएगा, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिया जाएगा। तब क्यों लिया जाएगा, तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने या कैंसर, ठीक है। इसका जो ये मेल फॉर्मेशन है, तो 20% से ज़्यादा केसेस में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन देखा गया है। अगर डिलीवरी हो भी जाए तो बर्थ डिफेक्ट जैसे कि क्रैनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिला है। अगला क्या है, डिफिशियंसी एक्सेस के कारण, तो कैरोटिनेमिया, ये भी एक्सेसिव अपटेक के कारण होता है। स्किन येलो डिस्कलरेशन हो जाता है, बट नॉट एसोसिएटेड विथ टॉक्सिसिटी, ये टॉक्सिसिटी से एसोसिएटेड नहीं है। जिस चिल्ड्रन में ये देखने को मिला है उनमें लीवर डिजीज, डायबिटीज मेलिटस, हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। ये फिजिकल एंड मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी है विटामिन डी ई के का, तो जब वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। आज सुनने के लिए धन्यवाद। अब आते हैं विटामिन डी, ठीक है। तो आपको पता है जैसे कि वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और सी था, तो वो तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं फैट सोल्यूबल। तो ए डी ई के, ए खत्म हो गया, अब आ रहे हैं हम डी में, ठीक है। तो डी और ई और के में क्या क्या होगा, तो यहाँ पर वो पढ़ना है, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है। विटामिन डी का जो नेम और सिनोनिम्स है वो क्या है, तो विटामिन डी का है विटामिन D3, इसका दूसरा नाम 3-कोली कैल्किफेरोल है, जो सिंथेसाइज होता है स्किन में। D2 जो मेनली प्लांट और ईस्ट से आता है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये फैट सॉल्युबल है, ये भी स्टेबल होता है हीट में, एसिड एल्कली में और ऑक्सीडेशन में। बाइल नेसेसरी होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ये हाइड्रोजिलेशन इसका जो होता है वो लीवर और किडनी में देखने को मिलता है, ठीक है। बायोकेमिकल एक्शन में क्या है,
ये नेसेसरी होता है जीआई एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ये ज़रूरी है विटामिन डी, ठीक है। और किसके एब्जॉर्प्शन के लिए, फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन के लिए। इसका डायरेक्ट एक्शन होता है बोन में। इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो रिकेट्स चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा, ऑस्टियोमैलेशिया देखने को मिलेगा, और हाइपोकैल्सीमिया जिसके कारण तेतनी और सीजर भी होने का डर है। अगर एक्सेस हो गया तो हाइपरकैल्सीमिया जिसमें वोमिटिंग होगा, इमेसिस होगा, इमेसिस को वोमिटिंग ही कहते हैं, एनोरेक्सिया होगा, पैनक्रियाटिटिस, हाइपरटेंशन, एरिथमा, सीएनएस इफेक्ट, पोलीयूरिया, नेफ्रोलिथियासिस और रीनल फेलियर देखने को मिलेंगे। सोर्सेस कहाँ से मिलेगा, तो सबसे नेचुरल जो सोर्स है वो है सनलाइट, ठीक है। उसके बाद फिश ऑयल, फैटी फिश, एग यॉक, विटामिन डी फॉर्मुलेटेड फोर्टिफाइड फार्मूला, मिल्क, सीरियल्स, ब्रेड, ये सबसे मिलेगा। विटामिन ई भी फैट सॉल्युबल है। ये रेडली ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के द्वारा, आयरन और एसिड के द्वारा, रैनसिड के द्वारा, ठीक है। वाइल नेसेसरी होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ये देखें अभी तक जो ए डी ई पढ़े हैं, तीनों में क्या है, तो वाइल ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है ना जो फैट सॉल्युबल है, मतलब फैट आएगा ना तो उसमें नाम से ही आप जान लीजिए कि वाइल ज़रूरी होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। बायोकेमिकल एक्शन में इसका एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। कैसा एंटीऑक्सीडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह कौन काम करता है, तो विटामिन ई। ये प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को लिपिड परऑक्सीडेशन से और फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल से, ठीक है। इसका डिफिशियंसी से क्या होगा, रेड सेल हेमोलाइसिस जो प्रीमैच्योर इन्फेंट में देखने को मिला है, ठीक है। पोस्टीरियर कॉलम और सेरिब्रल डिस्फंक्शन, पिगमेंटरी रेटिनोपैथी, और एक्सेस अननोन है। सोर्स क्या है, वेजिटेबल ऑयल, सीड, नट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और मार्गारीन। विटामिन के, इसका सिनोनिम्स क्या है, तो इसका सिनोनिम्स है ग्रुप ऑफ नेप्थोक्विनोन्स जो सिमिलर प्रॉपर्टी होता है इसमें, K1 को कहा जाता है फाइलोक्विनोन जो दाइत से मिलता है, और K2 को कहा जाता है मीनाक्विनोन जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से मिलता है। मतलब विटामिन के दो तरह से होता है, विटामिन K1 और विटामिन K2। विटामिन K1 दाइत से आता है जिसको हम कहते हैं फाइलोक्विनोन, और विटामिन K2 आता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में जिसको हम मेनोक्विनोन कहते हैं। ये नेचुरल कंपोनेंट है, फैट सॉल्युबल है, स्टेबल होता है हीट में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है तो कैसा आ सकता है, कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन स्टेबल नहीं होता है हीट में, तो वो हो जाएगा विटामिन ए, क्योंकि उसमें नहीं लिखा हुआ था। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो विटामिन ई, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो विटामिन के, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसमें भी वाइल ज़रूरत होता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। अब इसके बायोकेमिकल एक्शन क्या होगा, तो ये विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन है, जैसे कि 2, 7, 9, 10। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कोगुलेशन फैक्टर कौन सा विटामिन के में कौन सा कोगुलेशन फैक्टर एसोसिएटेड होता है, तो 2, 7, 9, 10। और प्रोटीन कौन सा, CSZ, ठीक है। मैट्रिक्स, ग्लाप्लोथिन और ओस्टियोकैल्सिन, इतना विटामिन के से एसोसिएटेड होता है। इसकी कमी के कारण हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, लॉन्ग टर्म बोन एंड वेस्कुलर हेल्थ देखने को मिलेगा। एक्सेस के कारण इसमें हेमोलाइटिक एनीमिया, जॉन्डिस, कर्निकटेरस और डेथ होने की संभावना है। सोर्सेस, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, लीवर, रेग्यूम्स, प्लांट ऑयल, ये सब से मिलता है, ठीक है। अगला वीडियो में विटामिन डी लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।